नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी, आपके सामने उसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट समय जो टॉपिक छोड़ा था डेट इज़ कॉल्ड हाउ टू डाइल्यूट ए कंसनट्रेटेड एसिड। किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूट करते हुए कैसे नज़र आएंगे। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले अब आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो सेक्शंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं और भी लोगों का फ़ायदा हो सके, आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। अब ये चैनल मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी चैनल है, तो क्यों ना हम मिलकर एक परिवार की तरह इस चीज़ को काम करते हुए नज़र आए, जिससे आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश हैं। हम अफसोस क्यों करें, क्या कह रहा है भाई, हम अफसोस क्यों करें कि कोई हमें ना मिला, अफसोस तो वो करें जिन्हें हम ना मिले। क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जीवन में कभी अफसोस नहीं होना चाहिए। कैसे, हम अफसोस क्यों करें कि कोई हमें ना मिला, अफसोस तो वो करें जिन्हें हम ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी नोट लाइन के साथ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। किसी के लिए अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में। मस्त रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते हुए नजर आएं। चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ, जिस चीज़ के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पे। टॉपिक का जो नाम है वो आपके सामने पेश है, डेट इज हाउ टू डाइल्यूट ए कंसंट्रेटेड एसिड्स। भाई, आपकी जो स्कूल या लैब्स होती हैं उनके अंदर कभी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं आता है एसिड्स का, ये तो आपको भी पता होगा। हमेशा जो ग्लास बोतल्स आती हैं केमिकल्स की, वो हमेशा कौन से फॉर्म में आती हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर। अब आपके अंदर जो स्कूल के लैब अटेंडेंट या लैब जो सर आपको पढ़ाते हैं या जो मैडम आपको पढ़ाती हैं, वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं। तो एक बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए कि डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है और कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है। देखिए भाई, जब भी जीवन में शब्द नजर आए डाइल्यूट, तो दिमाग के अंदर एक चीज चलनी चाहिए, क्या, जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। किससे, एक सोल्यूट से और एक किससे, सोलवेंट से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। सोल्यूट प्लस सोलवेंट के कॉम्बिनेशन से आप क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन बना सकते हो। अब देखो, डाइल्यूट, डाइल्यूट का मीनिंग दिमाग में क्या चलना चाहिए हमेशा, डाइल्यूट का मीनिंग चलना चाहिए हमेशा कि पानी की मात्रा क्या रही होगी, ज़्यादा। और पानी हमेशा केमिस्ट्री में किसका काम करता है, सोलवेंट का। ज़्यादातर कंसेप्ट्स के अंदर आपको सोलवेंट वाटर ही कंसिडर करके चलना है, जिससे रिएक्शन आसानी से आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसका मीनिंग क्या हुआ, डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मीनिंग हुआ भाई, सोलवेंट तो जो है वो क्या है, वाटर है। सही है, हमेशा किसको मान के चलना है, वाटर। और जो सोल्यूट है वो क्या है, एसिड। अब तुम्हें करना है डाइल्यूट, तो डाइल्यूट मीन्स हमेशा दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा होगी और सोल्यूट की मात्रा कम होगी। तो इसका मतलब सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा, सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा, और सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, कम। इसका मतलब दैट इज द टेक्निकल टर्म्स फॉर डाइल्यूशन। मीनिंग क्या है डाइल्यूशन का, वो ये है, मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये है भाई मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। मतलब एसिड की तो मात्रा रहेगी कम और सोलवेंट जो पानी है उसकी मात्रा रहेगी ज़्यादा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। दूसरा मीनिंग आता है कंसंट्रेटेड। उसका मीनिंग क्या होता है, उसका जस्ट रिवर्स कर देना, किसका, डाइल्यूट का। कैसे, एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सोलवेंट, और दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, एसिड, सॉरी, सॉल्यूशन का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। सॉल्यूशन का क्या करते हुए नजर आएंगे, निर्माण। अब मैं क्या कहूँ, जो सोलवेंट है, जो वाटर है, उस सोलवेंट हमेशा मान के क्या चलोगे, वाटर। अब की बार जो सोलवेंट है उसकी मात्रा क्या है, कम, और जो सोल्यूट है डेट इज कॉल्ड एसिड, उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा। जिसकी मात्रा ज़्यादा है, अब की बार वो सोल्यूट है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, सोलवेंट। ऐसी एसिड को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। टॉपिक शुरू करने से पहले बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने रख दिया गया है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा, मतलब पानी की तो मात्रा ज़्यादा होगी, सोल्यूट की मात्रा
कम होगी। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी जो एसिड रही होगी, और सोलवेंट अभी भी कौन रहा होगा, वाटर। ज़्यादातर केमिस्ट्री में सोलवेंट किसको माना जाता है, आप कह सकते हो H2O। H2O इज ए पोलर सोलवेंट। कैसा सोलवेंट होता है भाई, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अब क्वेश्चन की फॉर्म में चलते हैं कि बोर्ड के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कैसे। जैसे बोर्ड के अंदर दो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म सेपरेटर्स आपके सामने लिख देता हूँ भाई। अब मुझे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है कि कैसे मैं डाइल्यूट कर सकता हूँ। मीनिंग समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ डाइल्यूट का। ये कंटेनर है भाई, ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये यहां तक चीज क्लिक कर रही होगी दिमाग के अंदर। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं बाहर से बोतल से उठा के एसिड किस में डाल दूं, पानी के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डाइल्यूशन ही करना होता है। कई बार स्टूडेंट्स या लोग समझते हैं कि कैसे भी डाइल्यूट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा एसिड को। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके सामने वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डाइल्यूट करने का एक प्रोसीजर होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकता है ये कंटेनर पहले से किससे भरा रहा हो, एसिड से, और ऊपर से इसमें क्या डाल दूं, H2O। तो पेपर वाला या बोर्ड वाला या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर आपसे क्या पूछ सकता है भाई, डाइल्यूशन करने की इनमें से कौन सी विधि सही है, पहली एसिड में पानी डालूं या फिर पानी में एसिड। देखो भाई, दोनों ही विधि के अनुसार जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अगला टॉपिक यही पढ़ाएंगे कि जब किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हुए नजर आओगे और वो भी किसका, एसिड का, तो वो रिएक्शंस हमेशा कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें से हीट इवोल्व होती हुई नजर आएगी। हीट रिएक्शन इससे भी इवोल्व होगी, हीट ऑफ द रिएक्शन इससे भी क्या होती हुई नजर आएगी, इवोल्व। अब देखो, अगर किसी एसिड में आप पानी डाल दोगे, सीधा क्या डाल दोगे भाई, सीधा पानी डाल दोगे। अब देखो, सीधा अगर आपने पानी डाल दिया तो आपको पता है रिएक्शन कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज होगी। अगर तुमने सीधा एसिड में पानी डाला है तो हीट क्या होगी, रिलीज। इस सॉल्यूशन में से हीट बनना शुरू होगी और इस वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराना शुरू करेगी। जब तुमने पानी डाला होगा डायरेक्टली किसके अंदर, किसी एसिड के अंदर। किसके अंदर भाई, एसिड के अंदर। जब तुमने डायरेक्टली किसी एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट इवोल्व होगी, और वो हीट इतनी ज़्यादा इवोल्व होती है कि इस हीट के टकराने की वजह से कंटेनर की वॉल जो है कई बार फट जाती है, एक्सप्लोड कर जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपने सीधा एसिड के अंदर अगर पानी डाला तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी। हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ग्लास कंटेनर स्प्लैश आउट हो सकता है, क्या कर सकता है, टूट सकता है, क्या कर सकता है भाई, आपका एक्सप्लोड कर सकता है। दूसरे में क्या हो रहा है भाई, पानी में क्या डाल रहे हो, एसिड। पानी में डाल रहे हो एसिड, ऐसा नहीं है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगी, ये रिएक्शन भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे जो हीट इवोल्व होगी वो हीट क्या होगी, लेस इवोल्व होगी। किसके रिस्पेक्ट में, कंटेनर बी के रिस्पेक्ट में। तो यहां से इस सॉल्यूशन में इतनी हीट इवोल्व नहीं हो पाती कि उस हीट की वजह से कंटेनर्स की वॉल क्या कर जाए, फट जाए। तो इसीलिए हमेशा किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो हमेशा क्या होता है, किसी भी पानी में उठा के किस चीज को डालना है, एसिड को। दूसरा, हमेशा एरो से मैंने आपको ऐसे दिखाया कि जी ऐसे एसिड डालनी है भाई, सीधी कभी एसिड नहीं डालनी। हमेशा जो एसिड डालनी होती है वो आप कह सकते हो कंटेनर की वॉल के पास से बिल्कुल रिसते हुए, जैसे पानी की टंकी रिसाव करती है वैसे कंटेनर की वॉल्स के साथ आपको एसिड की बोतल को लगा लेना है और धीरे धीरे रिसाव की फॉर्म में क्या करना है, उस चीज को इसके अंदर डालना है। कह सकता हूं भाई ऐसे द बेस्ट मेथड, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ये होती है। इससे फायदा क्या होगा, वो एसिड धीरे धीरे आके सॉल्यूशन में क्या करना शुरू करेगी, मिक्स करना शुरू करेगी। मतलब कह सकता हूं पूरे सॉल्यूशन के अंदर एसिड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और उस एसिड के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से पूरे कंटेनर के अंदर जो हीट है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब हीट का क्या हो जाएगा, पार्टीशन। एक जगह हीट इकट्ठी नहीं होगी, और जब हीट का पार्टीशन हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी कंटेनर के नुकसान होने की। इसीलिए हमेशा इसको कैसे डाला जाता है भाई, कह सकते हो आप कंटेनर की जो नियर वॉल्स होती हैं उसके पास से बोटल्स को लगा के एसिड को क्या किया जाता है, ड्रॉप आउट किया जाता है। एक इसके अंदर रोड डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं भाई, एक रोड डाल देते हैं। उस रोड से लगातार सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, स्टिर किया जाता है, हिलाया जाता है, ताकि इसके अंदर जितनी भी एसिड मिक्स हुई है वो इक्वली क्या हो जाए, पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाए, और पूरी की पूरी जो हीट उससे इवोल्व हुई है वो भी पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाए,
आपकी एक्सपेंड हो जाए या स्प्रेड हो जाए। तो क्या कह सकता हूं भाई, कंटेनर ए, हाउ टू डाइल्यूट एसिड, तो कंटेनर ए की अगर बात की जाए, कंटेनर ए रिप्रेजेंट द बेस्ट मेथड, फॉर dilute a concentrated acid because, क्यों भाई, because in this case less amount of heat, because in this case less amount of heat is produced and distributed in the solution equally, and the chance of breaking a glass container डिक्रीजेस। भाई जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई है वो सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब जितनी भी हीट थी, अब थोड़ी बहुत हीट ही कंटेनर की वॉल से टकराएगी, जिसकी वजह से कंटेनर की वॉल को नुकसान क्या होगा, कम होगा। लेकिन कंटेनर बी की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए भाई, कंटेनर बी की, तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीज पसंद आई होगी। कंटेनर बी की अगर बात करता हूं तो कंटेनर बी के अंदर वेयर एज in case of container B, the reaction is highly exothermic in nature and produced large amount of heat, this produced heat strikes on the wall of container and leads to the स्प्लेसिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट, एंड स्प्लेसिंग द वॉल ऑफ कंटेनर एंड कोज हाई एक्सप्लोजन। हो सकता है रिएक्शन में इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाए कि कंटेनर की वॉल तो फटे ही फटे, साथ साथ क्या हो जाए, धमाका भी हो जाए। इसीलिए इस मेथड को, सो दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर डाइल्यूट ए कंसंट्रेटेड एसिड। इसीलिए इस मेथड को क्या नहीं किया जाता भाई, प्रीफर नहीं किया जाता, ताकि किसी एसिड को क्या कर सके, डाइल्यूट कर सके। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये कंसेप्ट बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा। तो पेपर में पूछेगी बेस्ट मेथड कौन सा है डाइल्यूट करने का, तो कंटेनर ए वाला जो बेस्ट मेथड है वो क्या कर सकते हो, आप डेजिग्नेट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर हाईलाइट करते हुए नजर आओगे। इसके बाद ये थी भाई कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड की। अगली प्रॉपर्टी होती है जब किसी एसिड को उठा के आपने किस में डाला, उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, तो उसकी रिएक्शंस कैसी रही होंगी। तो पीछे भी पढ़ाया था, जब भी किसी एसिड या बेस का सॉल्यूशन तैयार करते हुए नजर आओगे, उनकी सभी की रिएक्शन कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। तो मैं क्या कह सकता हूं, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो या कैसी हो, dilution of an acid is always exothermic reactions,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी एसिड की डाइल्यूशन होंगी वो सारी की सारी रिएक्शन कैसी होती हुई नजर आएंगी भाई, एक्सोथर्मिक होती हुई नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व होती हुई नजर आएगी। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर उठा के मैं क्या डाल, ठीक है भाई, डाइल्यूशन कर देता हूं, मतलब पानी के अंदर किसको डिजोल्व करवा दिया, एसिड के अंदर। जब आप पानी के अंदर एसिड्स को डिजोल्व करते हुए नजर आओगे तो यहां से जो कंपोनेंट बनेगा H3O प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस, और पीछे सिखाया था प्रोडक्ट के साथ अगर क्या जुड़ी हुई है, हीट, प्रोडक्ट प्लस हीट, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो कह सकता हूं रिएक्शन कैसी रही होगी, एक्सोथर्मिक। हो सकता है HCl है, उसके H2O की बात की जाए तो H2O के अंदर एक कंटेनर रहा होगा पानी से भरा हुआ, उसमें एसिड डाल देता हूँ, फिर से जो कंपोनेंट बना होगा वो क्या बना होगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस प्लस क्या प्रोड्यूस हुई होगी, हीट। तो कह सकता हूँ ये रिएक्शन भी कैसी रही होगी, एक्सोथर्मिक। कह सकता हूँ भाई नाइट्रिक एसिड की बात कर लेता हूँ, किसी एसिड को उठा के फिर से पानी से भरे हुए कंटेनर में डाल दिया, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से कह सकता हूँ कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता हुआ नजर आएगा, प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो कंटेनर्स की वॉल को नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो कह सकता हूँ ये रिएक्शंस भी कैसी रही होंगी, तो एक्सोथर्मिक। तो किसी भी एसिड को जब डाइल्यूट करते हुए नजर आओगे तो वो रिएक्शंस हमेशा केमिस्ट्री में कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दीज रिएक्शंस आर आल्सो कंसिडर्ड एज द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं अब आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। जब आपने किसी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो उसकी कंसंट्रेशन पे, डेट इज कॉल्ड H प्लस आयन, उसके सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन मौजूद थी उसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ होगा। हाउ डज, क्वेश्चन की फॉर्म में ले लो या स्टेटमेंटल फॉर्म, हाउ डज डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इफेक्ट concentration of acid in their solution. How does dilution of an acid affect concentration of acid in their solution? भाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। मतलब ये क्या कह रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितनी H प्लस आयन मौजूद है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितनी H प्लस आयन मौजूद है। तो उस चीज को आप क्या कह सकते हो, फॉर एसिड्स। सिर्फ मैं एसिड्स के लिए बात कर रहा हूं भाई, ये कंसेप्ट सिर्फ किसके लिए, एसिड्स के लिए। जब आगे बढ़ते हुए नजर आओगे तो ये कंसेप्ट चेंज होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये क्या कह रहा है, 1 लीटर अगर सॉल्यूशन मेरे पास है, 1 लीटर का मेरे पास अगर कंटेनर है, तो उस 1 लीटर के कंटेनर में कितनी H प्लस आयन मौजूद है। डेट इज द मीनिंग ऑफ ए कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन मौजूद है उसे आप क्या कह सकते हो, कंसंट्रेशन कह सकते हो। तो मैं क्या कह सकता हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में H प्लस आयन जो मौजूद है, H प्लस आयन, 1 लीटर सॉल्यूशन में H प्लस आयन जो मौजूद है वो ही उसकी कंसंट्रेशन है। कह सकता हूं 1 लीटर सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन मौजूद है वही उसकी क्या है, कंसंट्रेशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितनी H प्लस आयन मौजूद है वही किसकी कंसंट्रेशन है, एसिड की, अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं जो लाइन लिखी हुई है ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, कि कितनी H प्लस आयन 1 लीटर सॉल्यूशन में एसिड की मौजूद है, उसको किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है जब मैं ऊपर से सॉल्यूशन को क्या करता हुआ नजर आऊंगा, डाइल्यूट करता हुआ नजर आऊंगा।
तो ध्यान से सुनना है, देखो जरा कंसेप्ट को। मान लेता हूं ये कंटेनर ऊपर कंसेप्ट के अनुसार कितने लीटर का है, 1 लीटर का है। कितने लीटर का कंटेनर है भाई, 1 लीटर का। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, आपकी एसिड। क्या मौजूद है, एसिड। और एसिड वो जो क्या प्रोड्यूस करे, H+ आयन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो H+ आयन मौजूद है, डेट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन का मतलब कह सकता हूं मात्रा। इतनी मात्रा में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितनी H+ आयन मौजूद है, डेट इज कंसंट्रेशन। अब इसको मैं क्या करना शुरू करता हूं, डाइल्यूट करना शुरू करता हूं। डाइल्यूट करना शुरू करता हूं। डाइल्यूट मींस ऊपर से मान लेता हूं कि पानी डालना शुरू करता हूं। कंटेनर कितना वॉल्यूम कंटेन कर सकते हैं, सिर्फ 1 लीटर। जैसे जैसे मैं ऊपर से सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो 1 लीटर कंटेनर में जब तक 1 लीटर पानी नहीं होता तब तक तो सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी थी एज इट इज मेंटेन रहेगी। अब बाहर से जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू किया, कंटेनर 1 लीटर का था, डाइल्यूशन करने की वजह से कंटेनर के अंदर क्या इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। डाइल्यूशन करने की वजह से कंटेनर के अंदर वॉल्यूम क्या करना शुरू हो गई, इंक्रीज। और धीरे 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 मैं कह सकता हूं जो ये डॉटेड लाइन है ये किसको दिखा रही है, डाइल्यूशन को। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया तो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्या इंक्रीज होना शुरू हो गया, वॉल्यूम। और एक वक्त ऐसा आया जब सॉल्यूशन 1 लीटर का था कंटेनर, जब उससे लगातार डाइल्यूट करते रहोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि 1 लीटर जो कंटेनर है वो पूर्ण रूप से क्या कर जाएगा, सॉल्यूशन से भर जाएगा। एक वक्त के बाद आपके कंटेनर में जितना भी सॉल्यूशन मौजूद है वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, बाहर गिरना शुरू कर देगा। अब ये सॉल्यूशन जब बाहर गिरेगा तो आपको पता है इसके सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, H+ आयन मौजूद है। तो ये H+ आयन भी क्या गिरना शुरू कर देंगी, बाहर गिरना शुरू कर देंगे। एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन करनी है कंसेप्ट को समझने के लिए। 1 लीटर का कटोरा पानी का हुआ करता था, आपको पता है पानी जब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसमें 1 लीटर पानी है, जैसे ही आप ऊपर से डाइल्यूट करेंगे मतलब और पानी डालेंगे तो उसके अंदर जो पहले से पानी मौजूद था 1 लीटर होने के बाद पानी धीरे धीरे क्या निकलना कर देगा, शुरू कर देगा। तो उसकी वजह से कह सकता हूं कि जो कंटेनर था उसके अंदर पानी की मात्रा धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगी, कम करना शुरू कर देगी। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ है। डाइल्यूशन करने की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि H+ आयन की मात्रा सॉल्यूशन में से क्या करना शुरू कर देंगी, बाहर निकलना शुरू कर देंगी। और डाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन एसिड्स की धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगी, घटना शुरू कर देगी H+ आयन की। तो आंसर क्या लिख सकता हूं, ड्यू टू डाइल्यूशन द नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन पर लीटर। भाई जो 1 लीटर तक था तब तो काम सही था, लेकिन 1 लीटर से जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की मात्रा घट जाएगी। ड्यू टू डाइल्यूशन द नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड हेंस वी कैन से दैट dilution effect concentration of acid। कह सकता हूं इसका मतलब धीरे धीरे एसिड्स की मात्रा क्या करना शुरू कर देगी, कम होना शुरू कर देगी। सॉल्यूशन में H+ आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, एसिड्स भी 2 प्रकार की, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक। अगर मान लो मैं वीक एसिड की डाइल्यूशन करता हूं तो वीक एसिड में सॉल्यूशन में पहले से ही H+ क्या होते हैं, कम होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन क्या है, ज्यादा, इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर मैं कह सकता हूं डाइल्यूशन अच्छा स्ट्रॉन्ग में देखा जा सकता है। अगर वीक के अंदर मैं यही डाइल्यूशन करूं तो आपको पता है वीक में पहले से ही इसके सॉल्यूशन में H+ आयन की मात्रा क्या है, कम। अब ऊपर से जैसे जैसे डाइल्यूट करता रहूंगा, जब मात्रा ही कम है तो सॉल्यूशन से H+ बाहर भी क्या निकलेगा, कम। तो कह सकता हूं कुछ तो H+ खुद की हो जाएंगी। अब तुमने जैसे ही डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट किससे, पानी से, तो पानी में भी खुद की कुछ आयंस मौजूद रही होंगी, डेट इज H+। वीक एसिड्स के केस में क्या कह सकता हूं, डाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन घटने की बजाय धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देती है, बढ़ना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि खुद की इनिशियल फेज के अंदर जब वीक एसिड थी वो पूर्ण रूप से डिसोशिएट
नहीं हुई थी। जब पूर्ण रूप से डिसोशिएट हुई नहीं तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन की मात्रा पहले से क्या है, कम। जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे तो थोड़ी बहुत H प्लस ही क्या करेंगी, सॉल्यूशन से बाहर निकलेंगी, लेकिन बदले में जो वाटर की H प्लस आयन है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर एसिड के H प्लस आयन को कम क्या करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, जिसकी वजह से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वीक एसिड्स के केस में बढ़ती हुई नजर आएगी। किसकी वजह से, डाइल्यूशन की वजह से। तो वीक एसिड में कंसेप्ट उल्टा चलता हुआ नजर आएगा। वेयर एज इन केस ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड क्या होती है, दोज एसिड्स विच आर partially dissociated और contain, ऐसे लिख सकता हूं, और contain less number of H positive ion in their solution, कह सकता हूं भाई। whereas in case of weak acid due to dilution the number of H plus ion in solution increases। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस ज्यादा थे तो जैसे ही डाइल्यूट किया तो ज्यादा से ज्यादा H प्लस बाहर निकलेंगी, कंसंट्रेशन को क्या करने की कोशिश करेंगी, घटाने की कोशिश करेंगी। लेकिन वीक एसिड में H प्लस पहले से ही क्या है, कम। तुम डाइल्यूट करते रहो तो थोड़ी बहुत ही H प्लस क्या निकलेंगी सॉल्यूशन से बाहर, लेकिन बदले में पानी की जो H प्लस आयन है वो उसको कंपनसेट, बराबर कर देंगी और कुछ मात्रा में सॉल्यूशन की H प्लस आयन को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। तो वीक एसिड के केस में आप कह सकते हो डाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बढ़ती हुई नजर आती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में कंसंट्रेशन क्या कह सकते हो, घटती हुई नजर आएगी। तो ये था भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे एसिड्स का जो लगभग कंसेप्ट है डिटेलिंग के साथ मैंने आपकी इस वीडियो सेक्शन में कंप्लीट कर दिया है। आप आसानी से किसी भी प्रकार के कंटेंट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जानने से पहले हमेशा की तरह आपके सामने जब एसिड पड़ी है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन एसिड्स को हम यूज करेंगे कहाँ। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूजेस ऑफ एसिड्स। सबसे पहले जो एसिड है दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप क्या कह सकते हो, किंग ऑफ केमिकल के नाम से कह सकते हो, किंग ऑफ केमिकल। या फिर दूसरा नाम होता है इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पेपर में पूछे कि किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है तो आंसर क्या कहोगे, सल्फ्यूरिक एसिड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल इन लैब एंड इंडस्ट्रीज। भाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है उद्योग या फिर आपकी जो स्कूल या कॉलेज लैब्स है उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अम्ल या एसिड है, इसीलिए इसे केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। सही है भाई। दूसरा कहाँ यूज होगा, दूसरा बॉम्ब बनाने के काम आता है भाई, एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के काम आता है। इट इज यूज टू प्रिपेयर एक्सप्लोसिव, इट इज यूज टू प्रिपेयर एक्सप्लोसिव कंटेंट, और क्या कह सकते हो, सिंथेटिक डाइज, ये बनाने के काम आता है भाई। एक्सप्लोसिव जो धमाके करते हैं आतंकवादी, उनके ज़्यादातर जो प्रोसीजर के अंदर केमिकल्स के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, किसी भी बॉम्ब का निर्माण करने के लिए। तीसरा, आपकी जो घर वाली बैटरी होती है उसे लेड सेल कहा जाता है, लेड बैटरी कहा जाता है। तो आपकी जो घर वाली बैटरी होती है उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कार बैटरीज और लेड एसिड बैटरी,
या लेड एसिड जो सेल है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आपका लेड एसिड सेल ऑपरेट करता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एसिड्स की कुछ एक बेसिक यूजेस हैं जो आपको कम से कम पता होना चाहिए। पता नहीं पेपर में क्या कब पूछ लिया जाए, तो कम से कम आपके पास ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगली जो एसिड्स आती हैं डेट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। दूसरी, ये कहाँ कहाँ यूज होती है? नाइट्रिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होगी? ये कहाँ यूज होगी भाई? इट इज यूज टू प्रिपेयर अमोनियम नाइट्रेट सोल्ट, जो किसका काम करते हैं? फर्टिलाइजर्स का। इट इज यूज टू प्रिपेयर अमोनियम नाइट्रेट सोल्ट्स विच आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद बीज जो होते हैं, उसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, जिससे आप उसके सोल्ट्स की प्रिपरेशन कर देते हो और वो सोल्ट किसका काम करते हैं? फर्टिलाइजर्स का काम करते हुए नजर आते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एक्वारीजिया और रॉयल वाटर। एक्वारीजिया बनाने के काम आता है भाई। पेपर में कई बार पूछ लेता है एक्वारीजिया या रॉयल वाटर है क्या। सुनार देखे होंगे आपने। ब्याह शादी के अंदर लोग क्या करते हैं? अपने जो आभूषण होते हैं दिखावे के चक्कर में उसकी साफ सफाई करते हैं। तो सुनार के पास जब लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा सुनार के पास एक पानी रखा होता है। सुनार क्या करता है? उस पानी के अंदर आपके जो आभूषण होते हैं उसको कुछ समय के लिए क्या कर देता है? डिप कर देता है, फिर उसकी पॉलिशिंग कर देता है। तो वो जो सुनार ने पानी के अंदर डिप किया वो क्या था भाई? एक प्रकार का एक्वारीजिया सॉल्यूशन था। मतलब इससे क्या कह सकते हो कि जो आपका कंपोनेंट था, जो आप ज्वेलरी लेके गए थे, उस कुछ कंपोनेंट के हिस्से को सुनार अपने एक्वारीजिया सॉल्यूशन में क्या करके रख लेता है, आपसे पैसे भी ले लेता है और उस एक्वारीजिया सॉल्यूशन के अंदर आपके ज्वेलरी की थोड़ी बहुत कंटेंट की मात्रा, डेट इज सोना, वो भी थोड़ा बहुत क्या कर लेता है? रख लेता है। तो डेट इज सॉल्यूशन कॉल्ड एक्वारीजिया सुनारों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्वारीजिया क्या होता है? इट इज ए 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसी गलती ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिशिंग ना करवाने की कोशिश करें किसी भी आभूषण की, क्योंकि उसके सॉल्यूशन के अंदर ये मौजूद होती हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड और ये किसी भी नोबल मेटल को आसानी से क्या करवा सकती हैं? डिसोल्व करवा सकती है। थोड़ी बहुत मात्रा रख लेंगे आप सोने की आपके लिए, और इससे आपके आभूषण के अंदर धीरे धीरे अगर आप लगातार करवाते रहे तो सोने की मात्रा उस आभूषण से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्वारीजिया किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नोबल मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? गोल्ड, नोबल का मतलब सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मतलब जो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, ऐसे मेटल्स होती हैं। ऐसी मेटल्स जो किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद ना करें। नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड होते, प्लेटिनम आर डिसोल्व्ड इन एक्वारीजिया। ये सिर्फ एक्वारीजिया में ही डिसोल्व हो सकती है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये कंटेंट एकदम क्लियर हो गया होगा कि कहां कहां हम नाइट्रेटिंग एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, ये कॉमन पॉइंट है, सभी में लिख सकते हो। इट इज यूज्ड इन लैब एंड इंडस्ट्रीज। ये कॉमन पॉइंट है, सभी में लिख देना भाई। इट इज यूज्ड इन लैब एंड इंडस्ट्रीज। लैब में यूज कर सकते हैं, उद्योगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इससे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता क्या है? पढ़ाया, हायर सेक्शंस में जाएगा, सीख इधर से ही जाओ। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है जी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। इससे बनने वाले मिक्सचर को केमिस्ट्री में कौन सा मिक्सचर कहा जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है, जो किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी कंपोनेंट के अंदर NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। तो ये कुछ एक आप कह सकते हो आसानी से, ऐसा नहीं है, यही यूजेस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो डे टू डे लाइफ में कम से कम आपको पता होने चाहिए।
इसके बाद जो लास्ट एसिड है डेट इज कोल्ड HCl, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, ये भी एक्वा रिजिया बनाने के काम आती है। इट इज यूज टू प्रिपेयर एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। दूसरा, कहाँ यूज हो सकती है, इट इज यूज्ड इन लैब एंड इंडस्ट्रीज। तीसरा, आपने देखा होगा किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाने से पहले कई बार क्या करते हैं, हम मेटल की सरफेस को धोना पसंद करते हैं। क्या करना पसंद करते, धोना पसंद करते हैं। और जब भी मेटल की सरफेस धोई जाती है तो एक एसिड से धोई जाती है। तो ज्यादातर जो एसिड यूज की जाती है किसी भी मेटल सरफेस को साफ करने के लिए, डेट इज कॉल्ड HCl। इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल। किसी भी मेटल के सरफेस को साफ करने के लिए ज्यादातर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके HCl का इस्तेमाल करते हैं। साफ क्यों करते हैं भाई, हो सकता है उस मेटल के ऊपर किसी न किसी प्रकार की लेयर रही होगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो ऑक्साइड लेयर हो सकती है। तो जैसे ही एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगी तो ऑक्साइड की लेयर बेसिक, और एसिड कैसी है, एसिड प्लस बेस सोल्ट। तो जब भी आप उसके ऊपर से पानी डालोगे, पानी डालने की वजह से अब उसकी लेयर पे क्या बन चुका है, एक सोल्ट बन चुका। और सोल्ट आसानी से डिजोल्व होके उस पानी के साथ बह के क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। और मेटल की सरफेस वापस रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगी। सरफेस पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, खाली। इसीलिए एसिड से उस सरफेस को क्या किया जाता है भाई, धोया जाता है। चौथा, इट इज यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर। इट इज यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर। तो आपने देखा होगा जो चमड़े के जूते बनाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जानवर की खाल उखाड़ी और कंपनी सीधी ले गई, सीधे उसके क्या बना दिए, जूते। खाल को पहले सुखाना पड़ता है, उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड टैनिंग ऑफ लेदर। उस खाल को उठा के HCl के सोल्यूशन में जो कंसंट्रेटेड होता है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, डिप किया जाता है और फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो आपकी इस विधि को क्या कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, डेट इज कॉल्ड टैनिंग ऑफ लेदर। जो भी मांस का टुकड़ा था वो आसानी से क्या कर जाएगा, सूख जाएगा और आसानी से उसको किसकी फॉर्म में यूज किया जा सकता है, लेदर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये सेक्शन यहाँ तक आपको पसंद आया होगा। ऐसा नहीं है यही एसिड है, बहुत सारी एसिड पढ़ाई थी, उनमें से भी आप कुछ एक एसिड्स की प्रॉपर्टीज और भी लिख सकते हो। तो जाने से पहले फिर से आपके सामने 4 लाइनें हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है, सिर्फ वह 2 बार ही बंद हो जाता है। पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी की पसंद करते समय। तो उम्मीद करता हूँ ये जोक आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है, सिर्फ वह 2 बार ही बंद हो जाता है। पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी को पसंद करते समय। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अब आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत,